इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए सबान भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसानवाणी और किसान भाइयों, आज दिन है मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन। और आज का हमारा जो विषय रहेगा चर्चा में वो रहेगा नए बाग लगाते समय भाई किन किन बातों का ध्यान रखना है और भाई खेत की तैयारी आपने क्यों कर करनी है। इस विषय ने लेकर भाई आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित भी रहेंगे डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी जी। आज हम उनसे जानकारी लेंगे कि वो जो बाग लगाएंगे उनमें किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो आपसे जो है ना रूबरू करा रहे हैं, स्टूडियो की ओर लेके चलते हैं। तो उनसे बात कर रहे हैं विनोद भाई। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भैया ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का 35वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस की सारे जो किसान भाई हैं या जो हमारे पशुपालक भाई हैं और हमारे जो किसान वाणी के और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के जितने भी श्रोता भाई हैं, सब ने जो है इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अगले दिन मंगलवार और दिन मंगलवार हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन। और आज फोन इन कार्यक्रम का जो विषय है वो है नए बाग लगाते समय सावधानियां और खेत की तैयारियों में किस तरह करनी है। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी जी को। आप विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं इंडो इजराइल फल केंद्र लाडवा में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज कार्यक्रम का विषय है कि जो हमारे किसान भाई हैं या जो हमारे भाई बाग लगाना चाह रहे हैं, नए बाग लगाना चाह रहे हैं, तो नए बाग लगाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो इसमें आप मैं सबसे पहली बात जो जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब वो है कि मिट्टी की जांच का कितना महत्व है अगर कोई किसान भाई नया बाग लगा रहे हैं। अगर हम बात करें विनोद जी की बाग लगाने के पहले मिट्टी की जांच बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके पहले आवश्यक हो जाता है कि जो हम जिस जगह पे बाग लगा रहे हैं उसका चयन किस तरह करें। जी, तो चयन करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है मिट्टी की जांच। जी डॉक्टर साहब, अब मिट्टी की जांच में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो 2 तरह जो महत्वपूर्ण चीजें हम मानते हैं। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा। जी, कोई हार्ड लेयर तो नहीं है मिट्टी में। जी डॉक्टर साहब, उसके बारे में ध्यान रखते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसका पीएच मान। जी डॉक्टर साहब, मिट्टी का जो पीएच मान है, जनरली जो भी आपके फल है उनके लिए 6.5 से 7.5 का जो पीएच मान होता है जी, वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो बाकी ईसी है, बाकी नाइट्रोजन है, पोटास है और अन्य तरह के जो आपको मैक्रो माइक्रोन्यूट्रेंट है जी, जिस इन सब चीजों की जांच के लिए जी एक बार मिट्टी की जांच कराना आवश्यक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, अब इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है कि हमने मिट्टी के नमूने कैसे लेने। जी, जनरली जो अन्य फसलें हैं जिसमें आपका गेहूं है, जीरी है, बाकी दलहनी फसलें हैं या सब्जियां हैं, उसमें जनरली है कि हम ऊपर की लेयर है उससे हमने ले ली मिट्टी की जांच के लिए। लेकिन जब फल वृक्ष लगाते हैं उसके लिए हमको कम से कम 6 फुट तक के मिट्टी के सैंपल लेने पड़ते हैं जी, जिससे नीचे तक किसी तरह की हार्ड लेयर तो नहीं है। आगे हमारा पौधा ग्रोथ करेगा, क्योंकि 2 तरह के हमारे पौधे हैं जी, जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं और जिनकी जड़ें ऊपर रह जाती है। तो हमको दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए 6 फुट तक की मिट्टी का जांच करना होता है।
जी, जिससे 1 फुट का एक सैंपल होगा, दूसरे फुट का, तीसरे फुट का, चौथा और 5वें फुट का। अच्छा डॉक्टर साहब, इस टाइम की 6 सैंपल हमें लेने पड़ेंगे अलग अलग 6 फुट की गहराई तक। जी 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 जी। तो उसके लिए प्रॉपर हम जेसीबी का यूज करते हैं कि अच्छे से गड्ढा खोद के 6 फुट तक का, और हर फुट से हम सैंपल लें। जी। अगर कोशिश ये करें कि हम पूरे 1 एकड़ के खेत से 4 जगह से सैंपल लेते हैं जी, लेकिन अगर ऐसा ज्यादा लगता है कि 4-4 गड्ढे करना और 6-6 फुट तक के सैंपल लेना है, तो आप कम से कम 2 तो सैंपल लें, 2 जगह से कलेक्ट करें, 1 फुट का सैंपल अलग रखें, फिर उसको मिक्सिंग करने के बाद और अलग से एक 250 से आधा किलो तक का सैंपल जो साइज है वो बना के हमें जांच के लिए भेजना होता है। जी डॉक्टर साहब। तो ये एक विशेष चीज है जो आपके मिट्टी के नमूने लेते समय हमको ध्यान रखना है। जनरली अभी जो भी किसान मिट्टी की जांच करा रहे हैं, जो आपके फल वृक्ष लगाने के केस में जी, वो ज्यादातर ऊपर की लेयर से ही लेके 1 फुट की इस तक की मिट्टी और वो सैंपल देके आते हैं, जो कि बाग के लिए उपयुक्त नहीं है, कारगर साबित नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, जो किसान भाई है या जो बाग लगा रहे हैं, उन्होंने मिट्टी की जांच करवा ली और मिट्टी की जांच के बाद जो है वो खेत उपयुक्त है बाग लगाने के लिए, तो फिर उसके बाद किसान भाई जो खेत की तैयारी किस तरह करे डॉक्टर साहब? अब खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि जैसे हम खेत की तैयारी दूसरी फसलों के लिए करते हैं, उसी तरह हमको फल फसलें करनी है। आपको अच्छे से खेत की जुताई करनी है, उसके बाद प्रॉपर उसकी लेवलिंग करनी है, उसके बाद हम गड्ढे खोदने वाली तैयारी स्टार्ट करते हैं। जनरली जो हम फ्रूट के लिए, जब पौधा लगाने के लिए गड्ढे रेडी करने की जो प्रक्रिया है, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि आपको या तो 1 एकड़ में जो आपकी पुरानी पद्धति के हिसाब से 40 या 50 पौधे लगेंगे, फिर आप मीडियम डेंसिटी की तरफ जाते हैं, फिर हाई डेंसिटी और इस तरह से अल्ट्रा हाई डेंसिटी, ऐसे 3-4 तरह की डेंसिटी है, जिसमें आप 50 से लेके और 2000 तक भी पर एकड़ पौधे हम लगाते हैं, जिसकी रिकमेंडेशन होती है अलग अलग फलों के हिसाब से। तो गड्ढे की तैयारी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, जिसमें हम लगभग 3 बाय 3 फुट का जो गड्ढा है वो खोदने के लिए किसान भाइयों को रिकमेंड करते हैं, जिसमें आपको गड्ढे की ऊपर की 30 से 40% जो मिट्टी है उसको अलग रखते हुए, मतलब उसको इतना हम हार्ड लेके नहीं चलते हैं, बिल्कुल नाप के रखते हैं, लेकिन अंदाजे से 30 से 40% गड्ढे के ऊपर की मिट्टी, जो हमारी रिकमेंडेशन है उसमें 10 से 15 किलो गोबर की सूखी खाद और 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये तीनों का मिक्सचर हमको मिला के गड्ढे में पहले भरना होता है। जी डॉक्टर साहब। अब कुछ चीजें अब इस समय ऐड हो गई हैं, जो अब नई चीजें हैं कि आप उसमें अगर 2 किलो नीम की खली डाल दें, किसी तरह के जड़ काटने वाले कीड़े हैं, दीमक है, निमेटोड है, इस तरह की चीजों से आपको पहले ही बचाव हो जाता है। तो वो 2 किलो नीम की खली। दूसरा, जब स्टार्टिंग में अगर आपका पीएच मान ऐसा लगता है कि लगभग 7.5 से ऊपर है, 8 के आसपास है, तो उसमें फिर प्रति गड्ढा 2 किलो जिप्सम भी। तो ये सारी चीजें मिक्सचर हम मिला के केंचुआ खाद की जगह, अपना गोबर की खाद की जगह आप केंचुआ खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये 3-4 मिक्सचर है, वो बना के पहले हमको गड्ढे को भरना होता है। पहले हम पूरी तरह से गड्ढे को खोदें, उसके बाद उसकी भराई करें, उसके बाद हम जो पहला पानी लगाते हैं उसमें आप अगर दीमक की समस्या है तो उसमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से क्लोरोपाइरीफॉस, आप जो दीमक मारने की दवा है वो आप उसको दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। उसमें जैसे आप पहला जो पानी देते हैं, जनरली आपको ऐसा नहीं देना है कि गड्ढे में पूरा कीचड़ हो जाए या बहुत ज्यादा गड्ढा गीला हो जाए, लेकिन नमी बनाना है, जिससे आपने जो मटेरियल भरा है वो आपका नीचे बैठ जाए। जी डॉक्टर साहब। उसके बाद हम जो 20 से 25% गड्ढा आपका बैठ जाएगा। जी डॉक्टर साहब। उसके बाद हम बचा मटेरियल फिर से डाल के और फिर एक बार वाटरिंग कर देते हैं, फिर गड्ढा मुहता का जाता, बैठना बंद कर देता है। ये गड्ढा अब आपका पौधा लगाने के लिए उपयुक्त है, तैयार हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने खेत भी तैयार कर लिया, अपना गड्ढा तैयार कर लिया है, तो अब उसमें हमने जो पौधा लगाना है उसकी सही किस्म का चुनाव हम किस तरह करें कि इस क्षेत्र में ये पौधा या ये बाग लगाना सबसे अच्छा रहेगा, उपयुक्त रहेगा? अगर हम इस जिले की बात करें, कुरुक्षेत्र जिले की बात करें, आसपास के भी जिलों की बात करें, यमुनानगर, अम्बाला, करनाल की भी बात करें,
तो जैसा लाडवा फल केंद्र है, लगभग 8 से 10 तरह की फल फसलें हैं जी, उस पे काम कर रहा है, जिसमें आपका मुख्य रूप से आम हो गया, लीची हो गया, चीकू हो गया जी। अब कुछ नई फसलें हैं जिसमें आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती है, सेब हो गया जी डॉक्टर साहब, ये भी अब आसपास के किसान लगाने लगे। और जो हमारी सबसे प्रचलित है अमरूद तो है ही, अमरूद तो लोग लगाते हैं जी। तो ये 5 से 10 तरह की जो फसलें हैं ये आप लगा सकते हैं। इसमें अलग अलग किस्में हैं जी। पहले अगर हम स्पेशली आम की बात करें तो आम में पहले लंगड़ा, दशहरी, चौसा ये वैरायटियां थी मुख्य रूप से, जिसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये 1 साल फल देती है, 1 साल नहीं देती, या तो जिस साल नहीं देती वो ना के बराबर देती जी। तो कहीं ना कहीं किसान को 1 साल हम अल्टरनेट फसल जो मिलती है जी तो वो नुकसान झेलना पड़ता है बिल्कुल, और एक तरह से बाग से थोड़ा सा धीरे धीरे मूड भी हटता है। बिल्कुल सही बात। तो अब जो नई किस्में आ गई हैं जिसमें आपका आम्रपाली है, मल्लिका है, ऊपर से जो रेड है मैंगो जिसमें पूसा अर्निमा है, अंबिका है, अर्निका है जी, आपने पूसा पीताम्बर सुना होगा, सूर्य है। तो जो हमारी लखनऊ का इंस्टीट्यूट है और पूसा है जी, उन्होंने डेवलप की है जो हर साल फल देती है। तो इन फसल अगर इन किस्मों को हम चयन करेंगे तो कहीं ना कहीं हर साल फसल भी मिलेगी जी। और जहाँ ये लंगड़ा, दशहरी, चौसा आपके 40 से 50 पौधे लग पाते थे एकड़ में जी, वो कहीं जाके आपको 150 से 200 तक भी आप पर एकड़ प्लांटेशन मेंटेन कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब ये तो हुई किस्मों की बात, क्या कोई समय भी है कि इस समय पे ये पौधा लगाना चाहिए कि उपयुक्त समय भी कोई है जैसे हमारे फसल का होता है, आम फसलों का? जी जी, अगर हम जितनी भी जो सदाबहार फसलें जी तो उनकी अगर बात करें उसमें हमारा जो जुलाई अगस्त का समय है और एक समय हो जाता है फरवरी मार्च जी। तो जुलाई अगस्त का जो समय है सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इस समय बरसात का है, मॉइस्चर भी मेंटेन है, बहुत ज्यादा हमको अलग से एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है जी डॉक्टर साहब। लेकिन अगर आप पानी की व्यवस्था अच्छी है आपको तो आप फरवरी मार्च में प्लांटेशन के लिए जा सकते हैं जी। दूसरा मुख्य रूप से जैसे हम बात करें नींबू वर्गीय फसलों की और अमरूद की बात करें जी, तो फरवरी मार्च का महीना उनके लिए काफी अच्छा है जी, तो समय हम जा सकते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो हम गड्ढे तैयार करेंगे उसमें गड्ढे से गड्ढे की दूरी यानी कि पौधे से पौधे की दूरी हमें कितनी रखनी होगी? अगर हम बात करें तो इस समय जो पुरानी वैरायटी है, नई वैरायटी जी, तो उसमें अब जो गवर्नमेंट की अनुशंसा होती है कि थोड़ा सा जो वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया, पहले तो आपका 30 फुट पे, 35 फुट पे, 25 फुट पे जो पुरानी वैरायटी थी ऐसे लोग लगाते थे, ज्यादा ज्यादा लोग 20 फीट तक आते थे, 20 बाई 20 फुट तक। अब ऐसी किस्में आ गई हैं जो बोनी किस्में भी हैं जी, और आपको एक अच्छा प्रोडक्शन मिलेगी क्योंकि पर एकड़ आपका जो प्लांट की संख्या है वो बढ़ गई। तो उसमें हम पौधे से पौधा 10 फुट, लाइन से लाइन 18 फुट या पौधे से पौधा 12 फुट, लाइन से लाइन 18 फुट जी, या पौधे से पौधा 12 फुट या लाइन से लाइन 15 फुट, ऐसी अलग अलग तरह की जो आपकी पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की जो दूरी है इस पे आप जा सकते हैं जी। तो अलग अलग किस्मों के हिसाब से जो आपकी पौधे की दूरियां हैं वो अलग अलग हो जाती है। तो जो हमारी पुरानी लंगड़ा, दशहरी, चौसा है, राम के लाल, लीची है, चीकू है, ये जब मतलब बड़े वृक्ष हो जाते हैं तो हमको इसको तो रिकमेंडेशन हम 30 बाय 30 फुट पे करते हैं जी, क्योंकि इसको बहुत कम या सघन पे नहीं लगा सकते क्योंकि बाद में समस्या देखनी पड़ती है। बिल्कुल। बाकी जो बोनी किस्मों की बात करें तो आप उसमें जो मैंने 2 तरह की दूरी बताई, पौधे से पौधा 10 फुट या पौधे से पौधा 12 फुट या लाइन से लाइन 18 फुट, इन दूरियों पे हम जा सकते हैं सघन बागवानी में। डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? मैं बंसीलाल हाँ जी, गांव चेचा मोड़ी, जिला अम्बाड़े में। बंसीलाल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और सब ठीक ठाक है घर पे? हाँ जी ठीक ठाक, आप सुनाओ। और खेतों में सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चाहिए, मालिक सबका सुख शांति दे। अच्छा, क्या प्रश्न है बंसीलाल जी? ये नींबू का पेड़ डाल गया जी, 3-4 साल हो गए। अच्छा जी, वो नींबू लग रहे हाली। नींबू नहीं लग रहा? कौन सी किस्म है, कौन सी वैरायटी लगा रखी है जी? है देसी है जी। देसी है डॉक्टर साहब? अच्छा बंसीलाल जी, आपने पौधे कब लगाए थे? 3-4 साल हो गए। अच्छा, तो पौधा आपका बडिंग वाला था, ग्राफ्टिंग वाला था कि पौधा बीज से था? नहीं, यही लाई थी कलम। नहीं, कलम वाला था, डायरेक्ट नर्सरी से आप बीज वाला पौधा लेके आए थे? ना, कलम लाई देसी
है गड्ढे की? कलम लगाई डॉक्टर साहब। अच्छा, कलम लगाई, उसमें भी ऐसा हो जाता है आपका, अगर बीजू पौधा है जनरली जो आपका लेट होगी, अगर फल लेट आएगा तो उसमें समस्या ये होती है कि पौधा या तो बीजू होगा। अच्छा। तो बीजू पौधे में आपको नींबू में लगभग जब आपका पौधा 5 साल की एज कंप्लीट कर लेगा, अच्छा जी, 5 साल उसके हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे फल लगना स्टार्ट होगा और फिर आगे आगे आपकी फसल चलती रहेगी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये आपने ध्यान देना। बाकी कोई वैसी समस्या है तो बाकी आप लाडवा फल केंद्र पे संपर्क कर सकते हैं। वैसे ठीक खड़े जा रहा है। हाँ, बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप लाडवा फल केंद्र पे भी आ सकते हैं, डिटेल में और जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया जी। बंसीलाल जी, आपका फोन करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो हम पौधे लगाएंगे तो पौधे की रोपाई में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है? पौधे जब हम लगाते हैं तो जनरली 2 गलतियां किसान करता है जी। एक तो जो आपको हमने गड्ढे बनाने की प्रिपरेशन बताई, अच्छी तरह से गड्ढा खोदना है, उसको भरना है और उसके बाद पौधे लगाने। हाँ। पहली गलती किसान क्या करता है, एक बार गड्ढे की भराई करने के बाद उसमें पौधा लगा देता है जी, और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल देता है। उससे क्या होता है, जब हम रेगुलर पानी देते हैं पौधों को तो मिट्टी नीचे बैठ जाती और पौधा अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिल जाता है। जो आपने पुराने पौधे देखे होंगे कि ना प्रॉपर लाइन में है, या तो कोई झुक जाता है या तो साइड में रहता है। तो आपने देखा होगा कि खेतों में फिर उस किसान ऐसे पौधों में नीचे से मिट्टी थापते हैं, सपोर्ट लगाते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पूरी तरह से गड्ढे को अच्छे से बनाया है और उसका पौधा लगाया है प्रॉपर, तो वो आपका पौधा यहाँ वहां नहीं जाएगा। उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी स्थापना बहुत बढ़िया होगी जी। डॉक्टर साहब, दूसरी ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप फल वृक्ष लगाए तो ग्राफ्टेड पौधा जो भी होगा, ग्राफ्टिंग वाला एरिया कभी भी आप मिट्टी में नहीं दबाना है जी। क्योंकि ग्राफ्टिंग एरिया में अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर गया जी, और अगर ग्राफ्टिंग एरिया में फंगस आने लगी, जो फफूंदी है वो अगर बनने लग गई तो वो ग्राफ्ट वहां से खराब हो जाता है जी। तो हमेशा पौधा लगाने के बाद 10 से 15 सेंटीमीटर जो ग्राफ्टिंग एरिया है जी, वो आप ऊपर रखें। ठीक है। उससे 2 चीज आपको ध्यान में आ जाती है कि जो नीचे से देसी पौधा है जी, वो निकलता है, उसका भी पता लगता है। हाँ। और जो मेन ग्राफ्टेड पौधा है ऊपर, हाँ, वो आप ढंग से देख पाते हैं जी। अगर आपने ग्राफ्टिंग नीचे दबा दी तो नीचे से क्या निकल रहा है और ऊपर से क्या निकला है, हाँ, वो पता ही लगेगा। हाँ, तो कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें हैं जी, ये गलतियां हम कर देते, पता चले हम देसी पाल के रख लिए और ग्राफ्टेड जो पौधा है उसी की हमने कटिंग कर दी जी। तो ये 2 सावधानियां जो मुख्य रूप से हमको कि प्रॉपर गड्ढा बनाए उसके बाद ही पौधा लगाएं जी। डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो हमारा हमने बाग लगाए हैं उसकी सुरक्षा कई बार होता है कि ठंडी हवाएं जब चलती है सर्दियों के मौसम में, या फिर जो आवारा जानवर है तो उसकी जो सुरक्षा है उसकी वो किस तरह करें? देखिए, आवारा जानवर या तो नीलगाय, इस तरह की कई समस्याएं हैं जो नुकसान करते हैं। उसके लिए तो ये है कि आपने प्रॉपर तार बाड़ फेंसिंग करनी जी, तो उस चीज का तो ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा ये है कि अगर वो आप नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, तो आपने जो बोलते हैं कि पौधे के चारों तरफ ट्री गार्ड जो हम बोलते हैं जी, या तो आप बांस के डंडों से या किसी तरह से बना के वो अपने लेवल पे उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित करना है। दूसरा एक समस्या आती है कि पौधा लगाने के बाद ठंड में फिर पौधा ग्रोथ करना बंद कर देता है, कहीं ना कहीं ज्यादा ठंड होने के कारण भी पौधा मरता है। तो उस समय भी पौधे को आपको ढकना जरूरी है जी। तो आप नेट की सहायता से, जो ग्रीन नेट आती है उसकी सहायता से पौधे को लपेट सकते हैं, या चारों तरफ बांस के डंडे लगा के उसको अच्छी तरह से ग्रीन नेट लगा के ढक सकते हैं जी। उसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, अगर ठंड के समय सुबह 2-4 घंटे की धूप आती है तो आपने उस नेट को खोल के धूप भी दिखानी है, और शाम को फिर उसको, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण भी जरूरी है, क्योंकि वो भी रेगुलर ग्रोथ के लिए आवश्यक है जी। डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जब हमने पौधे लगा लिए हैं तो सिंचाई हमने कितने समय के अंतराल पर करनी है, कितनी सिंचाई करनी है? जब भी हम पौधा लगाते हैं तो जुलाई अगस्त का जो समय है जी, उसमें तो हमको बहुत ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहता है और बारिश का सपोर्ट होता है जी। डॉक्टर साहब, ज्यादा जो नए वृक्षों की जो समस्या आती है जी, नए पौधों को जो फरवरी मार्च में लगाते हैं, तो जो आपका मार्च अप्रैल और मई जून वाला समय है जी, तो उस समय एक ये ध्यान रखना है कि एक मॉइस्चर मेंटेन रहे आपका। तो लगभग जो गर्मियों के दिनों में है, हफ्ते में 3
बार जो सिंचाई है जी वो आपको मेंटेन करनी होती है। तो लगभग आपने ये ध्यान रखना है, मिट्टी पे वो डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कितना पानी धारण करने की क्षमता है, जल धारण करने की क्षमता है। यानी कि किसान भाई को तो ये देखना कि नमी मेंटेन रहे। अगर आप अपना पैर वहां रख रहे हैं जी तो वो भी एक है कि पैर का सिर्फ छापा बने, हाँ बिल्कुल, पैर पूरा अंदर ना जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉइस्चर होना भी पौधे के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो एक मॉइस्चर मेंटेन रहे। दूसरा है जो हम बोल देते हैं कि भाई इतना हो कि उसका एक लट्टू बन जाए मिट्टी का, तो भी एक मॉइस्चर इंडिकेशन का तरीका है। लट्टू बना के देखें, आपको कीचड़ ना हो बट लट्टू बन जाए, बिल्कुल, तो भी एक मॉइस्चर मेंटेन आप डॉक्टर साहब। इसके अलावा जो सिंचाई हम करें उसका भी कोई समय है कि सुबह के टाइम ही करना है, दोपहर को है, या शाम को सूरज छिपने के बाद करनी है सिंचाई में? कोई ऐसा स्पेशली जब हम गर्मियों की बात करते हैं जी तो सुबह या शाम जी उसी समय आप सिंचाई करें जी। एकदम आप जब पूरी दोपहर की कंडीशन उस समय आप उसको सिंचाई से बचें जी। तो जो सही उपयुक्त समय है वो सुबह या शाम का ही है। हाँ जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो अब हमने सिंचाई भी करी है, खरपतवार और उर्वरक जो हमने देने हैं, तो खाद और उर्वरक में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना और कौन से खाद और उर्वरक हमने डालने हैं, कितनी मात्रा में डालने हैं डॉक्टर साहब? देखिए ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाता है क्योंकि एज वाइज सारे पौधों की मात्रा अलग अलग है। तो सबसे जो पहली चीज है जो किसान गलती करते हैं उर्वरक के मामले में और उसको मेंटेनेंस के मामले में, कि कोई भी पौधा जब आप लगा रहे हैं, आपने गड्ढे की तैयारी करी, सारी चीजें अच्छा मटेरियल आपने डाल दिया जी। उसके बाद जनरली हमारी आदत क्या रहती है कि हम ज्यादा मात्रा में कहीं भी एक मुट्ठी डीएपी डाल दो जी, यूरिया डाल दो, जरूरत से ज्यादा ही हम डाल रहे हैं। तो कोशिश ये करें, जो भी आपको कहीं पे लिखी हुई चीजें आ रही हैं कि आपको इतना ये डालना है, इतना ये डालना है, तो पौधा लगभग आपके जमीन में जब तक 6 से 8 महीने का ना हो जाए तब तक आपको किसी तरह के बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पे नहीं जाना जी। लगाने के तुरंत बाद कम से कम 1 महीने आप जरूर इंतजार करें कि जब पौधे में पहला फुटाव स्टार्ट हो जाए तो वो एक इंडिकेशन है कि आपकी जड़ें धीरे धीरे धरती में जमने लग गई। तो कोशिश ये करें, फर्टिलाइजर की हर साल के लिए अलग अलग डोज है जी। तो उसमें डीएपी का डायरेक्ट उपयोग न करके आप उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटास हो गया, उसके बाद आपका यूरिया हो गया नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। तो जनरली जितने भी फल हैं उनमें डीएपी रिकमेंडेड नहीं होता जी डॉक्टर साहब। तो लोग यूज तो करते हैं बट डीएपी रिकमेंडेड नहीं है जी। अलग अलग फर्टिलाइजर यूज करें जिससे उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी मिलती है और पौधे को अवेलेबल हो पाता है। जैसा इनिशियली आपको गड्ढे घोट से हमने बता भी दिया था मैंने कि स्टार्टिंग में आपने गोबर की जो खाद डाली है वो एक तरह से नाइट्रोजन के अच्छे सोर्स का काम कर रही है। बिल्कुल मैंने 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डलवा दिया गड्ढे में जी, जो आपका रूट ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा जी। तो तुरंत बहुत ज्यादा किसी फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती जी। बाकी फिर जी डॉक्टर साहब 7 से 8 महीने के बाद जब आप एक फर्टिलाइजर का शेड्यूल स्टार्ट करते हैं जी, तो आप केंद्र पे आके संपर्क कर सकते हैं। तो फसल वाइज जितने भी जिसके रिकमेंडेशन है जी वो आपको किसान भाइयों को दे दी जाती है। डॉक्टर साहब जैसे हमने शुरू में बात की थी कि मिट्टी की जांच, तो मिट्टी की जांच जब होती है तो उसके बाद भी जो लेबोरेटरी है वहां से भी एक रिकमेंडेशन आती है कि आपको इतनी इतनी मात्रा ही इसमें डालने की उपयुक्त मात्रा। बिल्कुल ये बिल्कुल आपने एक अच्छा पॉइंट रखा जी कि जब आपका डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो 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 डॉक्टर साहब संपर्क नहीं हो पाया। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो जैसा आपने एक पॉइंट रखा था कि एक लैब से भी रिकमेंडेशन आती है, तो लैब में जो मुख्य चीज आती है कि क्या उस जैसे नाइट्रोजन की, फास्फोरस की या पोटास की जी, अगर मात्रा उसमें पहले से ही ज्यादा है या कम है जी, तो उसके हिसाब से किसान भाइयों को हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। हेलो 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 डॉक्टर साहब संपर्क नहीं हो पाया।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जब हम पानी भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, तो एक समस्या आ जाए खरपतवार की। तो खरपतवार नियंत्रण किस तरह किसान भाई का? देखिए, जो हम फल फसलों की बात करते हैं तो फल फसलों में एक तो जब छोटे पौधे होते हैं जी, तो बहुत ज्यादा हम केमिकल डालने की सिफारिश नहीं करते जी डॉक्टर साहब। कहीं ना कहीं खरपतवार पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है जी। तो दो जो सबसे आसान उपाय हैं जी। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, नमस्कार जी, कौन भाई साहब बोल रहे हैं? अच्छा जी, मैं इंदिरा जी कौन आपकर से जी? अच्छा, इंदिरा जी बोल रहे हो, कैसे इंदिरा जी? ठीक ठाक जनाब, आप सुनाओ जी? सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। और खेती बाड़ी सब ठीक चल रही है? हाँ, सब बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा, क्या प्रश्न पूछा है डॉक्टर साहब से? नींबू अरे जी बहुत बढ़िया जी। बाकी कुछ 1% जो है मतलब टेढ़ खावा जी, टेढ़ जा टिड़ जा। अच्छा। और पूरे लाइन पूरा खुला जी, पूरा खुल जा। अच्छा अच्छा जी। तो इसका कोई हल है जी? इंदिरा जी, जो आपकी समस्या है कि जो नींबू फटने की, तो उसमें एक चीज का ये ध्यान रखें कि पहली जो सबसे आवश्यकता है कि एकदम पानी आप 10 दिन रोक के और एकदम बहुत ज्यादा पानी नहीं दें। पानी एक ये ध्यान रखना कि मॉइस्चर आपको एक तरह का मेंटेन करना है जब आपकी नींबू की फलों की ग्रोथ हो रही है। अच्छा जी। दूसरी चीज, आप इसमें बोरान और कैल्शियम अच्छी मात्रा में आप नींबू को स्प्रे के फॉर्म में देना है। स्प्रे दें जी? हाँ, स्प्रे जो आपका बोरान आता है, बोरान 20% वाला, वो आप दे सकते हैं लगभग आपका 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और आपका जो कैल्शियम है जो इसमें 10% 11% में आता है, वो भी आप 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो ये दोनों मिक्सर 1 लीटर पानी में डाल के और आपने स्प्रे करना है। स्प्रे कर दें? हाँ जी। धन्यवाद जनाब। धन्यवाद इंदिरा जी आपका फोन करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वो चलते चलते आप जो खरपतवार नियंत्रण की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। खरपतवार नियंत्रण में जी सबसे बड़ी है कि जो आपकी पराली की मल्चिंग है जी, और दूसरा इस समय दूसरा मटेरियल आने लग गया वीड नेट जी। तो आप जितना पौधे का कैनोपी एरिया है उस पे आप या तो पराली रखें या तो आप वीड नेट का उपयोग करें, जिससे उस पर्टिकुलर एरिया में आपका वीड नहीं होगा। क्योंकि केमिकल का स्प्रे करना कहीं ना कहीं पौधे को प्रभावित करता है और हाथ से आप वीडिंग करते करते जिसमें लेबर का खर्चा भी काफी बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, आपने नए बाग लगाते समय जो सावधानी रखनी और खेत की तैयारी किस तरह करनी है उसके बारे में आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को इस जानकारी का लाभ मिलेगा। डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी में फोन इन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।